कर जाए। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। इसी सुविचार के साथ में नया सवेरा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी CS जोशी और अगले 1 घंटे में आपको देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरें हम आप तक लेकर आएंगे। बिल्कुल, अगले 1 घंटे में देश और दुनिया की तमाम खबरें हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिनलैंड की प्रधानमंत्री के साथ एक वर्चुअल समिट में हिस्सा लेंगे। क्या कुछ उसमें होगा उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। साथ ही जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वहां पर किस तरह से प्रचार चल रहा है उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। बिल्कुल, और जो वैक्सीनेशन ड्राइव है, आज नेशनल वैक्सीनेशन डे भी है और इस लिहाज से हम आपको बताएं कि जो हमारी कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन ड्राइव है वो किस गति से चल रही है। 3 करोड़ 17 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है अब तक और ये अभियान जो है बिल्कुल तेजी से चल रहा है। किस तरह से और इस पर प्रगति हो रही है ये भी बताएंगे। साथ ही साथ आपको याद दिलाएंगे कि आज T20 मैच है, तीसरा भारत और इंग्लैंड के बीच में। किस तरह से समीकरण इस पे होने वाले हैं, दोनों टीमों की क्या तैयारियां हैं, इस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल देखते हैं क्या है इस घंटे की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मारिन के साथ वर्चुअल सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच साझेदारी को बढ़ाने और भविष्य की योजनाओं को लेकर रहेगा जोर। चुनावी राज्यों में विभिन्न राजनीतिक दलों ने प्रचार की बढ़ाई रफ्तार। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पश्चिम बंगाल में करेंगे चुनाव प्रचार। TMC अध्यक्ष ममता बनर्जी बांकुरा में करेंगी चुनावी रैली। टीकाकरण को लेकर देश हासिल कर रहा है नए मुकाम। अब तक कुल 3 करोड़ 17 लाख से ज्यादा लोगों का हुआ टीकाकरण। कोविड के खिलाफ रिकवरी दर हुई 96.68%। पिछले 24 घंटों में 17,000 से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। सीरिया संघर्ष की 10वीं वर्षगांठ के मौके पर भारत ने सीरिया के नेतृत्व में सीरिया के द्वारा संयुक्त राष्ट्र की मदद से की जा रही राजनीतिक प्रक्रिया के प्रति जताई प्रतिबद्धता। कहा, सीरिया संघर्ष का नहीं है सैन्य समाधान। मौजूदा दूरियों को कम करने के लिए रचनात्मक अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति अपनाने का किया आह्वान। दुनिया भर में कोरोना के मामले 12 करोड़ के पार। दुनिया भर में 9 करोड़ 73 लाख से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। कोरोना के कारण 26 लाख 71 हजार से ज्यादा लोगों की हुई मौत। 3 करोड़ 1 लाख से ज्यादा कोविड मामलों के साथ अमेरिका दुनिया भर में सबसे बुरी तरह प्रभावित। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अप्रैल के अंत में करेंगे भारत का दौरा। यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के बाहर होने के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री की यह पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा। और भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही T20 सीरीज का तीसरा मैच आज अहमदाबाद में। सीरीज में दोनों ही टीम अब तक 1-1 की बराबरी पर बिना दर्शकों के खेले जाएंगे। सीरीज के बाकी मैच BCCI और GCA ने लिया फैसला। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। बिल्कुल, तो नया सवेरा में सबसे पहले देखते हैं देश भर से कुछ खास खबरें। बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मारिन के साथ वर्चुअल सम्मेलन की। और इस सम्मेलन में दोनों नेता शिरकत करेंगे काफी समय के बाद और दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, शिक्षा, नवोन्मेष, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में मजबूत संबंध और सहयोग है। दोनों ही देश फिलहाल AI तकनीक के उपयोग से क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने की ओर है। दोनों नेता इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को और भी प्रगाढ़ बनाने पर विचार विमर्श करेंगे। और आइए अब उन राज्यों की बात करते हैं जहां विधानसभा चुनाव होने हैं। पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मियां अपने चरम पर हैं। सभी राजनीतिक दलों ने चुनावी प्रचार में
पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पश्चिम बंगाल के बिशनपुर में एक रोड शो करेंगे। उसके बाद उनका एक जनसभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। वहीं दूसरी ओर बंगाल में जारी सियासी घमासान पर तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आज बांकुरा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगी। बता दें कि पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के लिए 8 चरण में चुनाव होंगे। 27 मार्च को पहले चरण का मतदान होगा, जबकि 29 अप्रैल को आखिरी चरण में वोट डाले जाएंगे। 2 मई को वोटों की गिनती की जाएगी। बिल्कुल, तो बेहद महत्वपूर्ण है ये चुनाव और पूरे शबाब पर है चुनावी प्रचार। पहले दौर के मतदान की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, चुनावी प्रचार रफ्तार पकड़ रहा है। भाजपा के स्टार प्रचारकों ने पश्चिम बंगाल और असम में जमकर प्रचार किया। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के नेता अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के झारग्राम में और बांकुरा में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। तो वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लखीमपुर के असम में और नौगांव में प्रचार किया। झारग्राम की रैली को वर्चुअली संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि यह दुर्भाग्य है कि ममता बनर्जी को अपने पैर की चोट में साजिश नजर आती है, जबकि भाजपा के 130 कार्यकर्ताओं की मौत पर उन्हें जरा भी चिंता नहीं है। अमित शाह ने केंद्र द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को गिनाया और राज्य की जनता को बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के लिए जी जान से लेकर और सोनार बांग्ला बनाए जाने का संकल्प लिया। वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस के एक और विधायक देवश्री ने कल इस्तीफा दे दिया, जबकि पार्टी के चुनावी प्रचार को धार देने के लिए ममता बनर्जी ने भी 2 चुनावी रैलियां की। उन्होंने पुरुलिया में चुनावी रैली को संबोधित किया और भाजपा पर हमला करते हुए तृणमूल कांग्रेस की जीत का दावा किया। वहीं अगर असम की बात करें तो वहां की 126 सीटों के लिए 3 चरणों में होने वाले चुनाव के लिए भी भाजपा ने प्रचार तेज कर दिया है। राज्य में प्रचार की कमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संभाल रखी है, जबकि गुवाहाटी में अमित शाह ने भी लोगों के बीच पहुंचकर प्रचार किया। दक्षिण भारत के चुनावी राज्यों में अगर बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के मौजूदा मुख्यमंत्री और अन्ना द्रमुक नेता पलानीस्वामी ने इडापड्डी निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन भरा। तो वहीं राज्य में विपक्षी द्रमुक प्रमुख स्टालिन ने भी कोलाथुर विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इनके अलावा अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम के महासचिव टीटीवी दिनकरन ने कोविलपट्टी निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया और एमएनएम प्रमुख कमल हासन ने कोयम्बटूर दक्षिण सीट से पर्चा भरा। राज्य में सत्ताधारी अन्ना द्रमुक और विपक्षी द्रमुक दोनों ही अपना घोषणा पत्र जारी कर चुके हैं और जनता से कई वादे भी किए हैं। दूसरी ओर केरल विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों के उम्मीदवारों की सूची आने के बाद मुख्यमंत्री और एलडीएफ नेता पिनरई विजयन ने कुन्नूर धर्मदम निर्वाचन क्षेत्र में अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि सभी 5 राज्यों में वो अकेले दम पर ही चुनावी मैदान में उतरेंगी। और हमारे संवाददाता हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कुमार आलोक जुड़ रहे हैं आसनसोल से, उनसे हम बातचीत करेंगे। कुमार आलोक, अब अगर देखा जाए तो तकरीबन चरम पर है पूरा चुनाव प्रचार, आज क्या कुछ कार्यक्रम है वहां पर? देखिए, आज अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा रोड शो करेंगे बांकुरा जिले में। इसके अलावा आदित्यनाथ योगी जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं वो भी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा ममता बनर्जी भी 2 चुनावी सभा को संबोधित करेगी जहां पर प्रथम चरण का चुनाव होने वाला है। इसके अलावा नितिन गडकरी भी कल कलकत्ता में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो प्रथम चरण का जो चुनाव है उसके लिए खासकर जो अगर हम जंगल महल की बात करें, अगर हम बांकुड़ा की बात करें, अगर हम पुरुलिया की बात करें, मिदनापुर की बात करें, वेस्ट और ईस्ट, तो इन्हीं क्षेत्रों में अभी ज़्यादा केंद्रित है चुनाव प्रचार। और यहाँ पर जो कल आपने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह ने सभा को संबोधित किया। हालांकि एक सभा में वो नहीं जा पाए हेलीकॉप्टर की खराबी के कारण, लेकिन दूसरी सभा में जब वो रानीबंद जब पहुंचे, वहां पर बांकुड़ा जिले में पड़ता है रानीबंद, वहां पर उन्होंने काफी आक्रामक तेवर अपनाए, खासकर ममता बनर्जी के खिलाफ और तृणमूल कांग्रेस की जो सरकार है उसके खिलाफ कि राज्य में किस तरीके से कटबनी का खेल चल रहा है। केंद्र से जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का सही से अनुपालन यहाँ पर नहीं हो रहा है। इसके अलावा आदिवासी जो क्षेत्र है
उसको उनको भी वहां सर्टिफिकेट बनाने के लिए 100 रुपया कट मनी देना पड़ता है। और राजनीतिक जो हिंसा हुई है उसमें 130 जो बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए हैं उनको लेकर के भी उन्होंने निशाना साधा अमित शाह ने ममता बनर्जी पर। दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी बीजेपी पर निशाना साध रही हैं। उनका कहना है कि जो जंगल महल का जो बॉर्डर है उस बॉर्डर को अभी तक सील नहीं किया गया है और मुझे अंदेशा है कि बाहर से आदमी ला करके यहाँ पर बंगाल में चुनावी गड़बड़ी फैलाया जा सकता है। तो आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच यहाँ पर भगदड़ का भी जो खेल है वो भी जारी है। देवश्री राय, जैसा कि आपने बताया कि लगातार 2 टर्म से वो विधायक रही हैं, उन्होंने कल पार्टी छोड़ दिया। हालांकि भाजपा में वो शामिल नहीं हुई हैं, लेकिन संकेत यही बता रहे हैं कि बीजेपी में वो शामिल होंगी। इसके अलावा कांग्रेस में भी विद्रोह है। कांग्रेस में खासकर अगर अधीर रंजन जो चौधरी हैं उनकी कार्यशैली को लेकर के कांग्रेस के अंदर काफी विद्रोह है। सौबिन मित्रा जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, उनके पुत्र ने कल बगावत की है। तो उस कुल मिलाकर कहा जाए कि अभी यहाँ पर स्थिति जो है बहुत ही रोचक है। और दूसरी एक बड़ी खबर आ रही है कि ममता बनर्जी खासकर जब वो घायल हुई है तो उसके बाद से वो उनको लगता है कि नंदीग्राम टफ बैटल हो सकता है, तो उसके लिए एक सुरक्षित सीट की तलाश वो कर रही हैं। तो सूत्रों की अगर माने तो वो टॉलीगंज से चुनाव लड़ सकती हैं। और टॉलीगंज से जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो बाबुल सुप्रियो हैं, आसनसोल के जो सांसद हैं, और उनके नाम की घोषणा पहले ही कर दी गई है। तो ये एक और हॉट सीट हो जाएगा अगर ममता बनर्जी वहां से चुनाव में उतरती है टॉलीगंज से। तो एक तरह से पूरा का पूरा माहौल है। लेफ्ट और कांग्रेस भी अपने उम्मीदवारों की उन्होंने घोषणा की है। पीरजादा शरीफ जो है, फुरफुरे शरीफ के जो उनकी पार्टी जो लेफ्ट और कांग्रेस के साथ गठबंधन उन्होंने किया है, उन्होंने भी अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है और 20 उम्मीदवारों के नाम की कल उन्होंने घोषणा की है। और हालांकि कुछ क्षेत्रों में उनकी मजबूत स्थिति है और अगर वो मजबूती से चुनाव लड़े तो इसका तृणमूल कांग्रेस के वोट बैंक पर बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। ओवैसी की पार्टी भी चुनाव मैदान में है और वो भी मजबूती से चुनाव लड़ने की यहां पर घोषणा कर चुकी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि बंगाल की जो स्थिति है इस समय तृणमूल कांग्रेस, भाजपा और लेफ्ट कांग्रेस का जो गठबंधन है कहीं कहीं त्रिकोणीय है तो कहीं कहीं बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई है तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच। जी बिल्कुल, आपने पूरा एक तरह से राज्य का खाका खींच दिया, आप समीकरण तमाम सारे बताए। एक बात और बताइए कि ममता बनर्जी के लिए कुछ हद तक कांग्रेस के लिए भी, हालांकि जो सबसे लड़ाई की दौर में ममता बनर्जी आगे हैं, तो ऐसे में उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती है इस भगदड़ का सामना करना, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं एक के बाद एक जो विधायक हैं, जो पार्टी के बड़े कार्यकर्ता हैं, वो लगातार टूट रहे हैं। शुभेंदु घोष से इसकी शुरुआत हुई है और अब तक वो सिलसिला रुक नहीं रहा है। जी बिल्कुल, जो तृणमूल कांग्रेस के संस्थापकों में से थे, अगर हम शुभेंदु अधिकारी की बात करें तो सबसे पहले उन्होंने पार्टी छोड़ा। उसके पहले मुकुल राय ने पार्टी छोड़कर बीजेपी वो ज्वाइन किए और उस परिवार का पूरे जंगल महल पर दबदबा है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी के भाई भी सांसद हैं, उनके पिताजी भी सांसद हैं, कांठी से सांसद हैं। तो ये कहा जा रहा है कि अभी शिशिर अधिकारी जो उनके पिताजी हैं शुभेंदु अधिकारी के, वो सांसद है कांठी से, और कांठी में प्रधानमंत्री की सभा होने वाली है 20 तारीख को। तो ऐसा कहा जा रहा है कि कांठी की सभा में शिशिर अधिकारी वो ज्वाइन करेंगे बीजेपी। हालांकि अभी भी वो तृणमूल कांग्रेस के अंदर ही है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की जो सभाएं हो रही है या नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने जो नॉमिनेशन किया, या इसके अलावा जो भी पार्टी की जो विवेचना होती है या जो भी मीटिंग्स होती है उसमें उन्हें बुलाया नहीं जा रहा है, तो उससे वो क्षुब्ध हैं। और परसों लॉकेट चटर्जी जो बीजेपी की सांसद हैं वो उनसे मिले और उनसे मिलने के बाद अब ये रास्ता साफ हो गया है कि शिशिर अधिकारी प्रधानमंत्री की जो सभा होगी कांठी में, उसमें वो विधिवत रूप से बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। तो तृणमूल कांग्रेस के काफी नेता रोज अगर आप देखें तो कोई ना कोई जिला अध्यक्ष, जितेंद्र तिवारी जो है आसनसोल के मेयर भी हैं और विधायक भी हैं, वो हिंदी भाषी लोगों पर उनकी अच्छी पकड़ है, वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो तृणमूल कांग्रेस के लिए उनको रोकना, अपने जो उनकी जहाज से जो लोग कूदते जा रहे हैं उनको रोकना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। ठीक है, शुक्रिया आपका कुमार आलोक इस जानकारी के लिए। काफ़ी अच्छी तरह से आपने बताया कि किस तरह से बंगाल में चुनावी जंग वहाँ पर चल रही है। और आइए अगले हमारे संवाददाता की ओर हम चलते हैं। थिरुपुर तमिलनाडु में मौजूद हैं अभिषेक झा, उनसे हम बातचीत करेंगे। अभिषेक, ये बताइए, अगर हम तमिलनाडु की बात करते हैं तो वहाँ पर सीधे तौर पर जो डीएमके और एआईएडीएमके दोनों एक दूसरे के विरोध में वहाँ पर खड़े हैं, कई तरह के वादे वहाँ पर किए जा रहे हैं। अभी तक क्या कुछ रिएक्शन आपको लग रहे हैं जनता की ओर से, जो विभिन्न वादे दोनों पार्टियों की ओर से किए जा रहे हैं, या यूं कहें कि दोनों गठबंधनों की ओर से किए जा रहे हैं?
देखिए चंद्रशेखर, जो लोक लुभावन वादे हैं कि लोगों को फ्री में जो चीज़ें दी जाएंगी, एलपीजी सिलेंडर की बात हो या 1,000 रुपये या 1,500 रुपये प्रति महीने जो विमेन है हाउस होल्ड में उनको दिए जाने की बात हो, इसके अलावा 75% रिजर्वेशन की बात हो, तो ये तमाम ऐसे वादे हैं जो लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं। और अभी थोड़ा हमें वक्त देना होगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकल जो हीट है वो भी आगे बढ़ रहा है और लोग किस तरह से इसको लेकर रिएक्ट करेंगे। फिलहाल कल जो मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं कि कल जो तीन चार जो प्रमुख नेता हैं यहाँ पर, उन्होंने अपने नॉमिनेशन फाइल किए हैं। कमल हसन ने नॉमिनेशन फाइल किया, फिर आप कहें तो जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने फाइल किया, जो प्रोजेक्टेड चीफ मिनिस्टर्स हैं, इनफैक्ट कल जो 3 प्रोजेक्टेड चीफ मिनिस्टर्स हैं, कमल हसन और जो पलानी स्वामी और स्टालिन, इन तीनों ने अपने अपने क्षेत्रों से नॉमिनेशन फाइल किए हैं। जो एआईएडीएमके है वो लगातार स्टालिन की पार्टी यानी डीएमके पर आरोप लगाते रही है कि वो एक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वंशवाद चला रहे हैं, क्योंकि स्टालिन के बेटे उदयनिधि मारन को भी इस बार वहाँ पर चेपोक सीट से चुनाव के लिए टिकट दिया गया है। और ऐसे में जो एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके है उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कि किस प्रकार से वो इस चीज़ को डिफेंड कर पाएंगे कि वो वंशवाद को नहीं आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि फिलहाल जो इस बार जो एक चीज़ जो डीएमके के फायदे में जाती है इस बार यहाँ के चुनाव में, वो ये है कि अन्ना द्रमुक की सरकार करीब 10 सालों से इस राज्य में है और एक एंटी इनकम्बेंसी वेव बनती है कई बार अगर सरकारें इतने लंबे समय तक किसी राज्य में रहे तो, और इसके बाद लोगों में एक चेंज की फीलिंग होती है तो शायद उसका फ़ायदा उन्हें मिल सकता है। लेकिन जिस प्रकार से कल यहाँ के चीफ मिनिस्टर एडपटी ने अपने नॉमिनेशन फाइल करने के बाद कहा कि वो चाहते हैं कि जो जनता का विश्वास उनमें बना रहे और जो एडपटी सीट है जहाँ से वो चुने जाते रहे हैं वो लगातार चीफ मिनिस्टर की सीट बनी रहे, तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मामला अभी भी बहुत ही टाइट कॉन्टेस्ट है। यहाँ पर क्लैरिटी बहुत ज़्यादा भी लग नहीं पा रही है कि किसी प्रकार से वेव अगर किसी एक पार्टी के पक्ष में जा रही हो। दोनों ही पार्टियां पूरी कोशिश कर रही हैं लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। बिल्कुल लोक लुभावन वादे किए जा रहे हैं, चुनाव के जो हथकंडे हैं वो अपनाए जा रहे हैं निश्चित तौर पर, लेकिन ये चुनाव किस तरह से अलग लग रहा है? पिछली बार ही ऐसा पहली बार हुआ था काफी वर्षों के बाद, या शायद पहली बार की एआईएडीएमके लगातार 2 बार सत्ता में आई थी। इस बार केवल आमने सामने की चीजें नजर नहीं आ रही हैं, एक दिनाकरन का फैक्टर है, कमल हासन का फैक्टर है, ये सारे लोग जो हैं वो शायद इस चुनाव को थोड़ा और इसमें रंगत और भर रहे हैं। किस तरह से देखते हैं ये आप? देखिए निखिल, ये जो 2 ध्रुवीय राजनीति है वो लगभग अभी भी यहाँ पर कहे तो बहुत ही, अगर ब्रॉडली इसको देखें तो 2 ध्रुवीय ही है, डीएमके और एआईडीएमके। लेकिन जो छोटे छोटे फैक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान और वो बहुत चिंता की वजह बन सकते हैं दोनों पार्टियों के लिए। अगर हम एआईडीएमके की बात करें तो कैप्टन विजयकांत की पार्टी जो इनके साथ जुड़ी हुई थी उसने उनका साथ छोड़ दिया है और कैप्टन विजयकांत डीएमडीके ने फाइनली हाथ मिला लिया है टीटीवी दिनाकरन की पार्टी के साथ। तो अब टीटीवी दिनाकरन की पार्टी वो भी अम्मा के नाम पर वोट मांग रही है, एआईडीएमके भी अम्मा के नाम पर वोट मांग रही है। तो कहीं ना कहीं एआईडीएमके के दल में के ग्रुप में ये चिंता ज़रूर है कि अम्मा के नाम पर ही सही जो थोड़ा बहुत वोटों का मार्जिन है वो घटकर उनके तरफ जा सकता है। जो कमल हसन का फैक्टर है निश्चित रूप से वो साउथ कोयम्बटूर या कोयम्बटूर के आसपास की जो ज़्यादातर सीटें हैं वो बीजेपी के को दी गई हैं अलायंस में, और यहाँ पर कमल हसन खुद लड़ रहे हैं। जब पिछले चुनाव की बात करें 2019 में जो जनरल इलेक्शन हुआ था उसमें कमल हसन की पार्टी ने करीब करीब 4% के आसपास वोट गेन किए थे। तो आप कमल हसन की पार्टी को बिल्कुल भी खारिज नहीं कर सकते कि वो इस चुनाव में कोई इम्पैक्ट नहीं देंगे। लेकिन हाँ, सीटों का कितना ज़्यादा वो सीट जीत पाएंगे ये अलग विषय हो सकता है, लेकिन वोट परसेंटेज के टर्म्स में कमल हसन यहाँ पर एक उपलब्धि जरूर हासिल कर सकते हैं। तो और ये जो वोट कटेंगे वो एआईडीएमके के पाले से कटेंगे या डीएमके के पाले से कटेंगे, तो दोनों पार्टियां थोड़ी सी परेशान इस मोर्चे पर जरूर हैं कि ये जो कमल हसन की पार्टी है या फिर जो टीटीवी दिनाकरन का फैक्टर है, जो कैप्टन विजयकांत का फैक्टर है, वो किस तरीके से आगे आने वाले दिनों में प्ले आउट हो सकता है। एक और जो बहुत बड़ा फैक्टर है वो यहाँ पर एआईडीएमके की सरकार ने भी कुछ ही दिनों पहले बहुत ही आनंद फानंद में चुनाव घोषणा से जस्ट पहले करीब 10.5% जो आरक्षण है वनयार समुदाय को घोषित किया है। अब ये वनयार समुदाय कुछ एक सीटों पर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इनकी पॉपुलेशन है, तो हो सकता है कि ये स्विंग एआईडीएमके को उसका फ़ायदा उन्हें मिल जाए। लेकिन इसके अलावा जो दूसरे जो सब कास्ट हैं, जो
भी आरक्षण की कैटेगरी मानना चाहते थे, वो कितने ज़्यादा रिसेंटफुल होंगे, उनमें कितनी ज़्यादा नाराज़गी होगी इस बात को लेकर। तो ये भी कुछ जगहों पर एआईडीएमके के लिए नेगेटिव में भी जा सकता है। तो अभी बहुत सारे ऐसे परम्यूटेशंस हैं, बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज सोच रही हैं कि क्या कुछ उनके फेवर में जा सकता है और क्या कुछ उनके अगेंस्ट जा सकता है। ठीक है अभिषेक, एक संक्षेप में बताइएगा कि कुछ दिनों पहले, तकरीबन 2-3 महीने पहले, रजनीकांत बिल्कुल अलग हो गए थे। इस वक्त क्या आप देख रहे हैं कहीं वो एक्टिव हैं, उनकी तरफ से कोई रिएक्शन आ रहे हैं, क्या कुछ कहीं है ऐसा? देखिए, रजनीकांत का फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता था तमिलनाडु के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में, क्योंकि उनकी बहुत ही ट्रेडिशनल, बहुत ही अपील, बहुत ही स्ट्रांग अपील है यहाँ पर। उन्होंने ऑलमोस्ट घोषणा भी कर दी थी कि अपनी एक पार्टी बनाएंगे। फिर दोनों दलों से लगातार बातें चल रही थी कि वो किसी एक पार्टी के साथ अलायंस कर लें, बट अंत में उन्होंने इस पूरे जो मसले है उसको रोक दिया कि फिलहाल वो इलेक्शन में किसी प्रकार से एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। जो दूसरा एक मेजर फैक्टर रहा शशिकला का, कि जेल से निकलने के बाद लगा था कि वो एआईडीएम के लिए कोई चुनौती बन सकती है, नई पार्टी घोषित कर सकती हैं या एआईडीएम को रिक्लेम करने की कोशिश कर सकती हैं। तो दूसरी तरफ उन्होंने भी अपनी तरफ से राजनीति से अभी सन्यासी लिया हुआ है। तो ये तो दो फैक्टर थे, रजनीकांत और शशिकला का, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस थे। फिलहाल इन्होंने अपने आप को जो एक्टिव राजनीति है तमिलनाडु की उससे दूर रखा हुआ है। ठीक है, शुक्रिया आपका अभिषेक इस जानकारी के लिए। काफ़ी अच्छी तरह से आपने दक्षिण भारत के प्रमुख राज्य तमिलनाडु में किस तरह से वहाँ पर राजनीतिक जंग लड़ी जा रही है उसके बारे में हमको जानकारी दी। तो काफ़ी रोमांचक, अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें या तमिलनाडु की भी बात करें तो काफ़ी रोमांचक इस बार का विधानसभा अगर चुनाव। वहाँ की बात करें तो जो कुछ चुनावी जुमले होते हैं कि कुछ लोग जीतने के लिए लड़ते हैं, कुछ हारने के लिए लड़ते हैं, कुछ हराने के लिए लड़ते हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आप तमिलनाडु में देख सकते हैं। आइए अगली खबर की ओर चलते हैं, और अगली खबर कोरोना वायरस से जुड़ी हुई है। कोरोना वायरस के संक्रमण के नज़रिए से वक्त बेहद अहम है, क्योंकि मामलों में बड़ी गिरावट के बाद पिछले 2 महीने से कई राज्यों में एक ऊपर चढ़ता हुआ पैटर्न सामने आ रहा है। बड़ी बात इसलिए भी क्योंकि अगर हमने अपनी सतर्कता से इसे यहीं पर नहीं रोका तो आगे हम एक बड़ी समस्या हमको आगे झेलनी पड़ सकती है। 5 राज्यों महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में कोविड-19 के दैनिक नए मामलों में बढ़ोतरी के रुझान लगातार मिल रहे हैं। कोविड-19 के मामलों में तेजी से हुई वृद्धि के मद्देनजर नागपुर में सोमवार से पूरी तरह लॉकडाउन लगा दिया गया है। सख्त लॉकडाउन के दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं को राहत दी गई है। नागपुर में लॉकडाउन 21 मार्च तक रहेगा। और नए संक्रमण के मामलों में पंजाब भी शीर्ष राज्यों में शुमार है। अब कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के मामले आने शुरू हो गए हैं। फिलहाल पंजाब में नए वेरिएंट के 3 मामले सामने आए हैं। ये तीनों केस पटियाला में लिए गए नमूनों में पाए गए हैं, जिसमें यूके और केरला स्ट्रेन भी हालात को देखते हुए अब पंजाब के मोहाली, जालंधर और लुधियाना सहित 8 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। देश के कुल सक्रिय मामलों की संख्या अब 2,19,265 तक पहुंच गई है। वहीं देश में 3 करोड़ 17 लाख लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। कल शाम 7 बजे तक 18,63,000 लोगों को टीकाकरण किया गया। और महाराष्ट्र में हर रोज बढ़ते कोरोना वायरस को देखते हुए ठाकरे सरकार ने नए आदेश जारी किए हैं। हाल के दिनों में अनलॉक की प्रक्रिया जो चल रही थी, अब इन आदेशों के बाद उस पर सख्ती बढ़ाई जा रही है। होटल, रेस्टोरेंट, सिंगल स्क्रीन थिएटर और मल्टीप्लेक्सेस 50% की क्षमता के साथ ही चल सकेंगे। सियासी, सामाजिक या धार्मिक जमावड़े की इजाजत नहीं दी जाएगी। शादियों में 50 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी जा रही है। अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं केवल 20 लोग। हेल्थ सर्विसेज और दूसरे अनिवार्य सेवाओं के ऑफिसेज के अलावा बाकी दूसरे कार्यालय 50% क्षमता के साथ ही खुलेंगे। वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया जाएगा। जगह की क्षमता के हिसाब से धार्मिक जगहों पर हर घंटे के लिहाज से श्रद्धालुओं के आने की इजाजत दी जाएगी। तो तमाम सारी रेस्ट्रिक्शंस महाराष्ट्र में और इन राज्यों में लगाई जा रही हैं। तो लापरवाही बिल्कुल मत बरतिए, क्योंकि
अगर हालात बाहर निकलते हैं तो एक बार हम उसी स्थिति में वापस जा सकते हैं जिस स्थिति से देश को काफ़ी जद्दोजहद के बाद निकाल के लाया जा सका है। और वैक्सीनेशन की इस वक्त प्रोसेस चल रही है, कई सारे लोगों को वैक्सीन लगाई गई है, लेकिन तब भी आपको बिल्कुल लापरवाही बरतने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। और आइए अब संसद सत्र की बात करते हैं। संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण में आज राज्यसभा और लोकसभा में कई अहम विधायी कार्य होंगे, साथ ही कई विधेयक पेश किए जाएंगे। राज्यसभा में रेल मंत्री पीयूष गोयल रेल मंत्रालय के कामकाज की चर्चा का जवाब देंगे। वहीं जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मंत्रालय के कामकाज से संबंधित चर्चा का जवाब देंगे। वहीं लोकसभा में रेल मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और परिवहन मंत्रालय के कामकाज से संबंधित विषयों पर आगे की चर्चा की जाएगी। साथ ही संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2021 पर लोकसभा में विचार होगा। वहीं लोकसभा की अगर बात करें तो वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र और राज्यों को मिलकर डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम करने के उपाय करने चाहिए। उन्होंने राज्य सरकारों से पेट्रोलियम उत्पादों पर कर कम करने का आग्रह करते हुए कहा कि केंद्र सरकार भी इसके बाद कीमतों में कमी पर फैसला करेगी। कहीं ना कहीं कुछ कर केंद्र के द्वारा लगाए गए, कुछ राज्यों के द्वारा लगाए गए हैं। एक और तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी बढ़े, दूसरी ओर से राज्य और केंद्र दोनों के कर, जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो भी हैं। आप भी कुछ राज्य में कम कीजिए, हम भी यहाँ पर कुछ कम करने के विचार कर सकते हैं और दोनों को मिलकर ही करना होगा। देखिए, राज्य ये कहें हम नहीं करेंगे, केंद्र कहेगा हम नहीं करेंगे, तो दोनों को इस बारे में सोचने की आवश्यकता है। और इसमें चाहे आंध्र प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, कोई और राज्य भी हो सर, राज्यों ने भी अपने अपने टैक्सेस लगा रखे। कोई कह सकता है दिल्ली में ज्यादा, कोई कह सकता है बॉम्बे में ज्यादा है। तो हर किसी को उस बारे में सोचना है कि आम आदमी के ऊपर बोझ ज्यादा ना पड़े। केंद्र भी इसके ऊपर विचार करने के लिए बिल्कुल तैयार है, राज्य भी इसके ऊपर विचार करें। और सरकार ने कहा है कि फिलहाल उसका कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, विमान ईंधन और प्राकृतिक गैस को जीएसटी के दायरे में लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल लोकसभा में बताया कि जीएसटी परिषद ने भी इस बारे में कोई सिफारिश नहीं की है। और संसद की कार्यवाही की अगर हम बात जारी रखें तो ऊपरी सदन में बिना बाधा के विधायी कामकाज आगे बढ़ते दिख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में कहा कि चमोली में हुई घटना, ग्लेशियर क्यों टूटा, इस पर जांच रिपोर्ट का इंतजार है। लेकिन हमारे 37,000 ग्लेशियर्स में कुछ घट रहे हैं तो कुछ बढ़ भी रहे हैं। लेकिन सरकार ने पिछले 6 साल में अपर गंगा इलाके में किसी भी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने की परमिशन नहीं दी है। ऋषि कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। ऋषि, इससे पहले कि हम आज की जो कार्यवाही है उसकी बात करें, एक महत्वपूर्ण बयान, इसको महत्वपूर्ण बयान कहा जाएगा, जो कल वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने संसद में दिया है। उन्होंने कहा है कि जो पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं उसमें राज्य सरकारों को भी अपने यहाँ टैक्स कम करने चाहिए, सेंटर भी उसके बाद टैक्स कम करने की सोच सकता है। क्या कुछ आप कहेंगे, सरकार इसको अब काफ़ी गंभीरता से ले रही है? बिल्कुल, देखिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के जो दाम है उसको लेकर हमने देखा था कि पिछले सप्ताह के दौरान भी संसद में तमाम शोर शराबा हंगामा हुआ। तो ये जो पूरा मुद्दा है जो इस समय सभी के जहन में है, देश भर में चर्चा का विषय है, लोग चाहते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम से उन्हें कुछ राहत मिले। ऐसे में सरकार की तरफ से ये बयान आना बेहद महत्वपूर्ण है कि वो अपनी ओर से टैक्स कम करने के लिए तैयार है, उस पर विचार कर सकती है। ये जो महत्वपूर्ण बात है, इसमें कहीं ना कहीं समाधान के संकेत हैं और इन संकेतों में ये भी साफ कर दिया केंद्र सरकार की तरफ से वित्त राज्य मंत्री ने कि राज्यों को भी इसमें भूमिका निभानी होगी, क्योंकि हम जानते हैं केंद्र और राज्य दोनों के जो टैक्स हैं उनसे मिलकर जो पेट्रोल के दाम हैं जो अपने दामों से ज्यादा बड़े दिखाई देते हैं, वो इसी वजह से दिखाई देते हैं। अगर हम बात करें अलग अलग राज्यों की, जैसे कि वित्त राज्य मंत्री ने भी बताया कि अगर ऐसा नहीं होता, इससे केंद्र के ही टैक्स होते, तो अलग अलग राज्यों में दाम अलग कैसे हैं? कहीं पर तेल के दाम कम है, कहीं पर ज्यादा है। इसी वजह से ये जो समाधान है इसको मिलकर इसको किया जाए, इसका समाधान, क्योंकि केंद्र भी अपने कुछ टैक्स कम करे और राज्य भी टैक्स कम करे। क्योंकि अगर एक ही पक्ष उसको कम करेगा तो उससे जो
रिजल्ट है वो उतना प्रभावी दिखाई नहीं देगा। तो इस वजह से ये बेहद महत्वपूर्ण बयान है और संसद में जो अब तक इन मुद्दों को लेकर जो प्रयास हुए हैं और विपक्ष ने जो मुद्दे उठाए हैं और सरकार की तरफ से जो बयान आया है, इसके बाद हमें लगता है कि अगर इस पे कोई आपस में बैठकर कुछ बातचीत हो या जो संचार माध्यमों से या केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ सामंजस्य बिठा के अगर कोई एक मैकेनिज्म तैयार करे तो कुछ इसमें समाधान मिल सकता है। निश्चित तौर पर ये बेहद महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया ऋषि कुमार इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो संसद की कार्यवाही एक बार फिर पूरी गति से चल सकेगी, इस बात की उम्मीद है। और सबसे अच्छी बात है कि दोनों पक्ष, चाहे वो सरकार हो या विपक्ष हो, मिल बैठकर जिसको कह रहे हैं सदन को चलाने की बात हो रही है और चल भी रहा है। ये सबसे अच्छी बात है। और डिस्कशन और डिस्कोर्स होगा तभी चीज़ों का हल निकल कर आएगा। और ये भी एक जो अनुराग ठाकुर का बयान है, ये काफ़ी एक अच्छा संकेत है, क्योंकि राज्य और केंद्र मिलकर अगर टैक्सेस को कम करते हैं तो पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण आम आदमी पर जो बोझ पड़ रहा है वो कुछ हद तक कम हो सकता है। तो एक अच्छा संकेत केंद्र सरकार की ओर से दिया गया है और हो सकता है आने वाले दिनों में कई राज्यों की ओर से भी कदम उठाए जाएं और टैक्स कम किए जाएं। केंद्र भी इस संबंध में कुछ कदम उठा सकता है, ये संकेत दिया गया है। निश्चित तौर पर भारत एक बार फिर पाकिस्तान का उसने झूठ का पर्दाफाश कैसे किया है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। Mankind's first luxury, chocolate. Today, we unleash its dark side. No mercy to the sun-ripened cocoa beans. No compassion in extracting pure chocolate. Generously embracing fruits, nuts, coffee, and even tea. This is the alchemy of dark chocolate. Amul Dark Chocolates. Dark, a little more delicious. मेरे पास तो कई लाइफ्स हैं, मुझे लाइफ इंश्योरेंस की क्या जरूरत। लेकिन आपके पास तो एक ही लाइफ है। अपनी फैमिली को सिक्योर कीजिए LIC के साथ। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। सुनिए, अजय पंडित जी हैं या चले गए? अरे बिल्कुल हैं, महादेव की कृपा से चिरंजीव हैं। नमस्कार भाई। नमस्कार जी। क्या काम है? पूजा करवानी है। पंडित जी की? पंडित जी की नहीं तो घर की। हम बड़ी मेहनत के बाद अपना एक घर बनवा रहे हैं। वाह। तो उसे तूफानों से, बारिशों से और वो बुरी नजर से बचाने के लिए। देखिए, इन सारी चीजों के उपाय सिर्फ कुंडली में नहीं मिलेगा आपको, बल्कि वंडर सीमेंट की दुकान में मिलेंगे ही मिलेंगे। वंडर सीमेंट की क्वालिटी और उसके हर बैग की कंसिस्टेंसी किसी और सीमेंट में है ही नहीं। वंडर सीमेंट, जब भी आए भला कर जाए। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश किया है। क्या कुछ पर्दाफाश किया है, आइए देखते हैं। बिल्कुल, भारत ने पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश एक बार फिर से किया है। मानवाधिकार परिषद के सत्र में अपने उत्तर देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में प्रथम सचिव पवन कुमार बांधे ने पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों और आतंकवाद के मुद्दे पर कहा कि परिषद को पाकिस्तान के जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभावपूर्ण बर्ताव और उसके निंदनीय मानवाधिकार रिकॉर्ड पर तत्काल ध्यान देना चाहिए। अब समय आ गया है कि विफल देश पाकिस्तान दूसरों को उपदेश देना बंद करे और अपने यहां से लाखों पीड़ितों के प्रति अपनी जिम्मेदारी पर ध्यान दे। This council must pay urgent attention to Pakistan's deplorable human rights records and the discriminatory treatment of its ethnic and religious minorities. According to victim groups, tens of thousands of persons have disappeared from Balochistan since the year 2000. Families of persons who have disappeared continue to struggle for their voices to be heard. Hundreds of supporters of these families held a 10-day sit-in protest in Islamabad last month. Balochistan has now come to be known as the land of the disappeared. संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने सीरियाई संघर्ष के मुद्दे पर कहा है कि भारत का मानना है कि सीरियाई संघर्ष का सैन्य उपायों के द्वारा समाधान नहीं हो सकता।
तिरुमूर्ति ने कहा कि हमने मानवीय सहायता और मानव संसाधन विकास के माध्यम से सीरिया के पुनर्गठन और सामान्य स्थिति बहाल करने में योगदान दिया है। टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि हम सीरिया के लोगों के समर्थन में उनकी मदद करने की पहल को जारी रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। एक और महत्वपूर्ण खबर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अप्रैल के अंत में भारत का दौरा करेंगे। यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के बाहर होने के बाद ये उनकी पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा होगी। जॉनसन का भारत यात्रा का मकसद इस क्षेत्र में ब्रिटेन के अवसरों को बढ़ावा देने का प्रयास है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के कार्यालय ने कल इसकी जानकारी दी। जॉनसन ने दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता को गति देने के प्रयासों के तहत जनवरी में भारत की यात्रा की योजना बनाई थी, लेकिन ब्रिटेन में कोविड-19 संक्रमण में आए उछाल के बाद उन्हें यह यात्रा रद्द करनी पड़ी थी। जॉनसन सरकार ने कहा है कि आने वाले वर्षों में हिंद प्रशांत क्षेत्र में झुकाव बढ़ाने पर इस यात्रा पे फोकस रहेगा। और एक अच्छी खबर है, अब आपके घर पर भी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का कार्ड बन रहा है। आयुष्मान कार्ड आपके द्वार अभियान के तहत घर घर जाकर पीएम जय का कार्ड बनाया जा रहा है, और वो भी मुफ्त में। दरअसल इस कवायद का मकसद लाभार्थियों को जल्द से जल्द आयुष्मान भारत का कार्ड मुहैया कराना है, ताकि उनको इलाज में कोई दिक्कत ना हो। आयुष्मान कार्ड आपके द्वार अभियान की शुरुआत की गई है, यानी अब आपके घर पर भी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का कार्ड बन जाएगा। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने इसकी शुरुआत की है। गांव-गांव, शहर-शहर, ग्राम पंचायत, यहां तक कि खेत खलियान में भी जाकर आयुष्मान कार्ड के पात्र लाभार्थियों की तलाश का कार्ड बनाया जा रहा है, वो भी मुफ्त में। मकसद है कोई भी लाभार्थी छूटने ना पाए। यही प्रयास हम लोगों का है कि जो हमारे बेनिफिशियरीज हैं, सारे जो लाभुक हैं, उन लाभुकों का हम लोग कार्ड बना सकें और उनको एक प्रकार से एम्पावर हम कर सकें कि वो जा करके किसी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा सकें। बीते 24 घंटों में 8 लाख से अधिक लोगों का कार्ड बना है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और उत्तराखंड में जोर शोर से कार्ड बन रहा है। करीब 54 करोड़ लोग हैं, 10.5 करोड़ परिवार हैं। उन परिवारों को हम पूरी तरह से आच्छादित कर सकें, उन परिवारों को कोई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़े जब उनकी बड़ी गंभीर बीमारी हो। तो वैसी स्थिति में हमारा काम है कि इन सबको आच्छादित करना, पहली बात। दूसरी बात, ऑब्वियसली इसके लिए आवश्यक होगा कि जो हमारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी बढ़ोतरी हो। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत देश के करीब 11 करोड़ परिवार को हर साल 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिलता है। अब तक देश में 12 करोड़ से अधिक ई कार्ड बन चुके हैं। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य परीक्षण अभ्यास दस्तलिक 2 उत्तराखंड के विदेशी प्रशिक्षण केंद्र चौबटिया रानीखेत में जारी है। अभ्यास के दौरान दोनों देशों की सैन्य टुकड़ियां आतंकवाद विरोधी अभियान से निपटने में अपने कौशल और अनुभव साझा कर रही हैं। यह अभ्यास इस महीने की 19 तारीख तक चलेगा। इस समय हम उत्तराखंड के रानीखेत के चौबटिया में हैं। फॉरेन ट्रेनिंग नोड है और यहाँ उज्बेकिस्तान के जो ट्रूप्स हैं उनको स्लिदरिंग की प्रैक्टिस कराई जा रही है। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से जो भारतीय ट्रूप्स हैं जॉइंट ये जो एक्सरसाइज है वो हो रही है दस्तलिक सेकंड। और ख़ास बात यह है कि दस्तलिक का जो मायने है वो होता है दोस्ती, और उसी के मद्देनज़र किस तरीके से जो इंडियन ट्रूप्स हैं वो ट्रेनिंग दे रहे हैं जो उज्बेकी ट्रूप्स हैं उनको। अभ्यास के दौरान दोनों देशों की सैन्य टुकड़ियां संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों के तहत आतंकवाद विरोधी अभियान से निपटने में अपने कौशल और अनुभव को साझा करेंगे। अभ्यास के अंत में 36 घंटे की संयुक्त प्रमाणन अभ्यास प्रक्रिया होगी, जिसके दौरान उज्बेकिस्तान के सैनिकों को वास्तविक परिस्थिति में सामने आने वाली चुनौतियों से रूबरू होना पड़ेगा। जिस प्रकार से हम टेररिज्म के अगेंस्ट अपने एक्शंस लेते हैं उसके बारे में हम एक दूसरे से अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। लास्ट 2 दिनों में हमने कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशंस के बारे में, मोबाइल व्हीकल चेक पोस्ट स्टैब्लिश करने के बारे में और जंगल टेरेन में किस प्रकार से ऑपरेट किया जाता है इस बारे में उज्बेकिस्तान के ट्रूप्स को जानकारी दी। जंगल में इस तरह के नज़ारे आम होते हैं और जंगल लेन फायरिंग के दौरान कोशिश ये की जाती है जवानों के द्वारा
कि जंगल में अगर कहीं जो सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन है, सर्च का जो अभियान है, उसके दौरान कोई भी जो अवांछित तत्व है, आतंकवादी है, अगर छुपा हुआ है तो उसकी पहचान कैसे की जाए, ये चीज़ यहाँ दर्शाई गई है। इस जो जॉइंट ऑपरेशन है यहाँ ख़ास तौर पर जो एक भारतीय है और एक उज़्बेकी सैनिक है, बड़ी पेयर में आगे बढ़ते हुए निकलते हैं। और ख़ास बात ये कि उनके दाएँ और बाएँ तरफ जो टारगेट्स हैं वो नज़र आते हैं। उनको ध्यान रखना है कि उन टारगेट्स की पहचान करें और उनको न्यूट्रलाइज करें। इस जॉइंट एक्सरसाइज के ज़रिए उज़्बेकिस्तान की जो सेना है उसमें इस एक तरह की कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी कि जो काउंटर टेररिज्म है या इससे जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उनको लेकर वो एक बेहतर तरीके से निपट सकें। कैमरामैन संदीप के साथ मैं सुधीर यादव, चौबटिया, उत्तराखंड। तो देखा आपने किस तरह से एक्सरसाइज चल रही है वहाँ पर, और भारत से काफ़ी कुछ जो विदेशी सैनिक वहाँ पर आए हुए हैं वो भारतीय सैनिकों से काफ़ी कुछ महारत वहाँ पर सीख रहे हैं। जी बिल्कुल, भारत की काफ़ी मांग है इस लिहाज से जो काउंटर टेररिज्म में ट्रेनिंग की है, और विदेश के बहुत सारे जिन देशों से हमारी मैत्री है वो उनके साथ में जॉइंट एक्सरसाइजेस चलाई जाती है। फिलहाल दुनिया भर की कुछ खास खबरें अब देख लेते हैं। दुनिया भर में कोरोना के कहर का खूब असर देखा जा रहा है। अब तक दुनिया में 12,07,54,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं इस महामारी से अब तक 26,71,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका इस महामारी से सबसे अधिक प्रभावित देश है, जहां 3,01,00,000 से अधिक लोग संक्रमित हैं। वहीं अब तक 5,47,000 से अधिक लोग इस महामारी से मारे जा चुके हैं। वहीं ब्राजील में भी कोरोना से 1,15,00,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं। और खबर अमेरिका से, जहां की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पहली महिला जिल बाइडेन विभिन्न राज्यों का दौरा कर रही हैं, जिसे व्हाइट हाउस ने हेल्प इज हेयर टूर का नाम दिया है। इस टूर में राष्ट्रपति द्वारा पिछले सप्ताह हस्ताक्षर किए गए $1.9 ट्रिलियन के राहत पैकेज का प्रचार किया जा रहा है। हैरिस ने सोमवार को लास वेगास की यात्रा की, जबकि फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने न्यू जर्सी का दौरा किया। ये दोनों ही राज्य 2022 में अमेरिकी सीनेट के दौड़ में रहे हैं। सीनेट में सिर्फ एक सीट खो देने से बाइडेन के विधायी एजेंडे को झटका लग सकता है। सीनेट से एक सीट भी खोने का मतलब होगा सीनेट का नियंत्रण रिपब्लिकन के हाथों में जाना। खबर पाकिस्तान से है। कराची में एक सैन्य वाहन को निशाना बनाकर बम विस्फोट किया गया, जिसमें एक अर्धसैनिक बल के सैनिक की मौत हो गई, जबकि 8 अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने कहा कि शुरुआती जांच से पता चला है कि हमले में मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया गया और डिवाइस में रिमोट से विस्फोट किया गया है। बलूच लिबरेशन आर्मी के अलगाववादी विद्रोहियों ने एक बयान में विस्फोट की जिम्मेदारी ली है। ये समूह बलूचिस्तान के दक्षिण पश्चिमी प्रांत में विद्रोह कर रहा है। ये सुरक्षा बलों और खनिज निष्कर्षण परियोजनाओं को निशाना बनाता है, क्योंकि इनका मानना है कि ये स्थानीय लोगों की कीमत पर क्षेत्र का शोषण कर रहे हैं। अमेरिका के पहाड़ी क्षेत्र में आए 2 दशकों के सबसे शक्तिशाली बर्फानी तूफान में एक के कारण हजारों लोगों को सोमवार को बिना बिजली के रहना पड़ा, जबकि कोलोराडो के डेनवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ानें रद्द कर दी गई। सप्ताहांत पर भारी तूफान और कोलोराडो और वायोमिंग में 3 फीट बर्फ जम गई और 45 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली, जिससे प्रमुख राजमार्गों पर मोटर चालकों के फंसे होने की खबरें आई। डेनवर और आसपास के उपनगरीय काउंटी में राज्य के कार्यालय सोमवार तक बंद रहे। मोटर चालकों को सोमवार को सड़कों से दूर रहने की सलाह दी गई। सोमवार शाम और मंगलवार को पहाड़ों में अधिक बर्फबारी की उम्मीद की गई है। हालांकि राष्ट्रीय मौसम सेवा के पूर्वानुमान ने ये उम्मीद जाहिर की है कि ये तूफान आगे हल्का होगा और कम कहर बर पाएगा। और आइए अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद आपको लिए चलते हैं विभिन्न वेबसाइट्स की खबरों की ओर। जयासीना बता रही हैं कि क्या कुछ आज वेबसाइट्स में है। बहुत स्वागत है जया आपका। क्या खबरें बताएंगे हमारे दर्शकों को, क्या लेकर आई हैं वेब की दुनिया से? मॉर्निंग निखिल, गुड मॉर्निंग चंद्रशेखर जोशी। और अगर हम खबरें वेब से की शुरुआत करें तो सबसे पहले खबर यहाँ पर अमर उजाला वेबसाइट से ली गई है, जिसमें क्वाड देशों का जो सम्मेलन हुआ उसके बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने जो
बयान दिया है उसको लेकर प्रमुखता से छापा गया है कि उन्होंने चीन को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा है कि मुक्त और खुला हिंद प्रशांत क्षेत्र बेहद जरूरी है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि क्वाड शिखर सम्मेलन के बाद द वॉशिंगटन पोस्ट में एक लेख छपा है जिसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना दबदबा बनाने की कोशिश में जुटे चीन को एक बहुत ही स्पष्ट संदेश दिया गया है कि एक क्षेत्र में सभी के लिए सुगम और नौवहन की आज़ादी एवं विवादों के शांतिपूर्ण समाधान अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार हो। ऐसी स्पष्ट तरीके से इस वॉशिंगटन पोस्ट में एक लेख छपा है जिसे प्रमुखता से छापा है विभिन्न वेबसाइट्स ने। अगली खबर दैनिक भास्कर से यहाँ पे लेंगे जिसमें स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री की ओर से एक जानकारी सामने आई है कि 2011 से लेकर 15 और 2016 से लेकर 20 के बीच अगर हम बात कंपेयर करें तो हथियारों के आयात में 33% की कमी आई है भारत की तरफ से। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को हम बहुत ही मजबूती से गढ़ रहे हैं और इस दिशा में जो घरेलू रक्षा उद्योग है उसको बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए गए हैं और इसी में जो सैन्य साजो सामान है उसके आयात पर हमारी निर्भरता कम हो ये सुनिश्चित किया जा रहा है और यही रिपोर्ट में सामने आया है। अगली खबर यहाँ पर हिंदुस्तान से लेंगे। विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में पूरा देश इस वक्त चुनावी फीवर में है। ऐसे में जो सोशल मीडिया जो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है ट्विटर उसने भी अपनी तरफ से पहल किया है और जो फेक न्यूज़ है उसे कम करने के लिए ट्विटर ने कई तैयारी की है और कई बदलाव यहाँ पे किए हैं। अब आपको 6 भाषाओं में सपोर्ट मिलेगा, कई नए फीचर्स लॉन्च किए गए, युवाओं की भागीदारी को ज़्यादा बढ़ावा देते हुए डेमोक्रेसी अड्डा समेत तमाम ऐसे फीचर्स उसमें लागू किए जिससे ट्विटर जो है अब फेक न्यूज़ पर यहाँ पर शिकंजा कसता नजर आएगा। अगली खबर यहाँ पर नवभारत टाइम्स से ले लेते हैं जिसमें भारत सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड की पहल को आगे बढ़ाते हुए अब एक मेरा राशन नाम से एक मोबाइल ऐप जारी किया है जिसके तहत अगर खासकर जो मजदूर हैं या जो कामगार हैं जो पलायन करते हैं या अपने घरों से जो दूर रहते हैं अगर उनके पास राशन कार्ड नहीं है तो भी अगर उनके पास एक स्मार्टफोन है तो अपने स्मार्टफोन के जरिए वो कहीं से भी इस मोबाइल ऐप के जरिए वो फेयर प्राइस शॉप जितनी भी राशन की दुकानें हैं वहां से जो अपना राशन है वो ले सकते हैं और इसके तहत उन्हें काफ़ी सहूलियत होगी। अंत में दैनिक भास्कर से आज की जो पॉजिटिव खबर है वो ले लेते हैं। 25 साल के अनिल की यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। उनकी कहानी है कि उनके पास ज़मीन नहीं है लेकिन उसके बावजूद वो खेती कर रहे हैं और लाखों की रुपया वो कमा रहे हैं। कैसे? क्योंकि उन स्किल है, उनके पास जानकारी है, वो पेड़ पौधों की बहुत अच्छी समझ रखते हैं, लोगों को बीज सप्लाई करते हैं, लोगों को अपने घरों में नर्सरी लगाने के या गार्डन्स लगाने में मदद करते हैं। यहाँ कह सकते हैं स्किल इंडिया का भी बहुत ही शानदार उदाहरण है और इस चलते वो जो है एक सफल किसान बन चुके हैं। जी बिल्कुल, तो भारत की प्रतिभा क्षमता मेधा को सही साबित कर रहे हैं। ये बहुत शुक्रिया जया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए और इन अखबार की सुर्खियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। श्रीखंडलिशियस, थोड़ा टेढ़ा थोड़ा सीधा, थोड़ा मीठा थोड़ा खट्टा पर ढेर सारा श्रीखंडलिशियस। कभी डेजर्ट कभी स्टार्टर कभी मेन कोर्स भी करे टेस्टियर, बनाए खाने को श्रीखंडलिशियस, करे हर मील कंप्लीट, बनाए oh so delicious every treat because it is श्रीखंडलिशियस। 3 महीने में पैसे डबल? वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गाइस कल मेरी नई बाइक आ रही है। ग्रेट, तब तो आई विल कम विद रोहन एवरी डे। इंश्योरेंस है? तुझे क्या लगता है? इंश्योरेंस पीयूसी सब कुछ है। आई वाज टॉकिंग अबाउट लाइफ इंश्योरेंस फॉर सिया। जोक्स अपार्ट गाइस, बट आज मजा कल सजा नहीं होनी चाहिए। सीरियसली, लाइफ इंश्योरेंस तो जरूरी है। LIC का न्यू जीवन आनंद देता है डबल फायदा। मैच्योरिटी पे मिले फुल पेमेंट और लाइफ कवर चले जिंदगी भर। ए हेलो, इंश्योरेंस है क्या? ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब आइए देखते हैं खेल जगत से क्या कुछ है खबरें, क्या कुछ है खास।
भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही T20 सीरीज का तीसरा मैच आज अहमदाबाद में खेला जाएगा। सीरीज का पहला मैच इंग्लैंड ने जीता था, जबकि दूसरा मैच भारत के नाम रहा था। 5 मैच की सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। मंगलवार को अहमदाबाद में भारत और इंग्लैंड की टीम T20 सीरीज के तीसरे मैच में एक बार फिर आमने सामने होगी। सीरीज के पहले मैच में इंग्लैंड ने भारत को करारी मात दी थी, वहीं भारतीय टीम ने पलटवार करते हुए दूसरे मैच को शानदार तरीके से अपना बनाया। हालांकि शीर्ष क्रम में लोकेश राहुल की फॉर्म अब भी भारत के लिए चिंता का विषय है। दूसरे T20 में विराट कोहली ने 2 युवा खिलाड़ियों ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव को मौका देकर सबको चौंका दिया था। ईशान किशन ने अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया, वहीं सूर्य कुमार को बल्लेबाजी का मौका नहीं मिल सका, क्योंकि भारत ने आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया था। माना जा रहा है कि दोनों खिलाड़ियों को इस सीरीज में और मौके दिए जा सकते हैं। वहीं कप्तान विराट कोहली का भी फॉर्म में वापस आना भारतीय खेमे के लिए राहत की खबर है। इंग्लैंड की बात करें तो दूसरे T20 मैच में मार्क वुड की कमी टीम को खली। मेहमान टीम भी अपनी बल्लेबाजी क्रम में कुछ परिवर्तन कर सकती है। बेन स्टोक्स को बल्लेबाजी में प्रमोट किया जा सकता है। ऋषभ पंत और ईशान किशन को रोकने के लिए इंग्लैंड टीम मैनेजमेंट मोइन अली को भी चुन सकती है। इंग्लैंड की टीम अपनी फील्डिंग पर भी खासा ध्यान देना चाहेगी, जो उन्हें दूसरे मैच में महंगा पड़ा था। दोनों ही टीम पिछले काफी समय से T20 सीरीज में विजय के रथ पर सवार हैं। ऐसे में अब देखना रोचक होगा कि ये मैच जीतकर कौन सी टीम सीरीज में फिर से बढ़त हासिल करती है। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। और भारत और इंग्लैंड के बीच जारी 5 मैचों की T20 सीरीज के बाकी 3 मुकाबले दर्शकों के बगैर खेले जाएंगे। इस सीरीज के बारे में मैच मोटेरा के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही खेले जा रहे हैं। इसी स्टेडियम में 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज के अंतिम 2 मैचेस भी खेले गए थे। BCCI और गुजरात क्रिकेट संघ ने T20 सीरीज के बाकी के 3 मैचेस के बगैर दर्शकों के होने की पुष्टि की है। मैचों के लिए टिकट खरीदने वाले दर्शकों को उनके टिकटों के पैसे वापस कर दिए जाएंगे। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण ये फैसला लिया गया है। अब तक स्टेडियम में 50% दर्शकों को आने की अनुमति दी गई थी। तो दर्शकों को निराशा हो सकती है, लेकिन कोरोना को रोकने के लिहाज से, उस पर एक कड़ाई के लिहाज से ये बेहद जरूरी है। लेकिन आज का युग है, दर्शक अपने घरों पे काफ़ी आसानी से उस मैच को देख सकते हैं। और मुझे तो ये लगता है कि आप फील्ड पे जाके जिस तरह से मैच देखते हैं, शायद उससे अच्छा ये बहस का विषय हो सकता है कि कौन किसको कहाँ एंजॉय करता है। चलिए ठीक है, इतिहास की ओर दर्शकों को लिए चलते हैं, देखते हैं कितना खास है आज का दिन। आज ही के दिन साल 1901 में क्रांतिकारी अमरजीवी पुट्टी श्री रामुलु का जन्म मद्रास में हुआ। श्री रामुलु को आंध्र क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किए गए त्याग के लिए याद किया जाता है। आज ही के दिन साल 1910 में इफ्तिखार अली खान पटौदी का जन्म पटौदी में हुआ। वो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे और पटौदी के 8वें नवाब थे। आज ही के दिन साल 1999 में दिल्ली और लाहौर के बीच पहली यात्री बस का संचालन शुरू हुआ। इसका संचालन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे नवाज शरीफ की पहल पर हुआ। आज ही के दिन साल 2007 में दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज हर्षल गिब्स ने नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच में 1 ओवर में 6 छक्के लगाए। उन्होंने ये कारनामा पार्ट टाइम गेंदबाज डॉन वन बुंग के ओवर में किया। आज ही के दिन साल 2012 में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने ढाका में बांग्लादेश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 100 शतक पूरे किए। तो बात इतिहास की, और अब बात एक खूबसूरत पहल की। गांवों से लेकर शहरों तक आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और अपने नवाचारों और तकनीकी ज्ञान की बदौलत नए नए स्टार्टअप्स स्थापित कर रही हैं। कुछ इसी राह पर चल रही गुजरात की महिलाएं विकास की नई इबारत लिख रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ऐसे ही बुलंद हौसलों से विकास की उड़ान भर रही हैं गुजरात की महिलाएं, जो इनोवेशन, तकनीक और स्टार्टअप के क्षेत्र में अनोखा स्थान प्राप्त कर रही हैं। गांवों से लेकर शहरों तक
आज महिलाएं सभी क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। बढ़ते भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर गुजरात की महिलाएं नए नए स्टार्टअप से तकनीक विकसित कर रही हैं। गुजरात यूनिवर्सिटी स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योर काउंसिल विभाग इन महिलाओं को आर्थिक, मानसिक और तकनीकी सभी मदद कर इन्हें प्रोत्साहित कर रहा है। क्या आपने कभी वनस्पति से बने प्लास्टिक के बारे में सुना है? क्या आप बायोप्लास्टिक शब्द से परिचित हैं? जी हाँ, प्लास्टिक और वो भी जो मिट्टी में मिल जाता है और पानी में घुल जाता है, जिसके जलने से प्रकृति को कोई नुकसान नहीं होता। बिल्कुल सही सुना आपने। ऐसे ही बायोप्लास्टिक के अनोखे स्टार्टअप को स्वरूप दिया है गुजरात की बेटी बिंदी ने। हम प्लांट बेस्ड मटेरियल से बायोप्लास्टिक बनाते हैं जिसकी क्वालिटी सेम नॉर्मल प्लास्टिक जैसी है, बट ये बायोप्लास्टिक कम्प्लीटली सॉइल और वाटर में डिग्रेडेबल है। तो आपने वनस्पति से बने बायोप्लास्टिक के बारे में तो जाना, अब आपको दिखाते हैं कि कैसे एग्रीकल्चर वेस्ट मटेरियल से सस्टेनेबल कपड़ा बनाया जा सकता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उपयोगी केमिकल से भी हमारे पर्यावरण को काफी नुकसान होता है और ऐसे में शिखा शाह का ये स्टार्टअप आगे आने वाले समय में हमारे लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगा। आप ये सोचिए कि एक किसान है, वो प्लांट को अपने प्राइमरी रीज़न के लिए उगाएगा। हो सकता है वो फूड के लिए उगा रहा है, जैसे पाइनएप्पल फ्रूट के लिए उगा रहा है, पर उस दौरान कुछ वेस्ट भी होगा, जैसे लीव्स है, किन्हीं केस में वो स्टेम है। इन चीज़ों के अंदर फाइबरस कंटेंट होता है। हम इस एग्रीकल्चर वेस्ट को स्टडी करते हैं और जो वेस्ट हमारे काम के हैं उन वेस्ट को सोर्स करके उसमें से ऐसा फाइबर एक्सट्रैक्ट करते हैं। जब ये फाइबर एक्सट्रैक्ट होता है तो हमारी प्रोप्राइटरी एक प्रोसीजर है जिसमें काफ़ी नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, कभी केमिकल्स लगते हैं, मैकेनिकल प्रोसेसेस लगती हैं, जिससे हम ये फाइबर्स बनाते हैं। हम इस दौरान ये बहुत ध्यान रखते हैं कि हम कोई भी हानिकारक केमिकल्स ना यूज़ करें, ताकि सिर्फ हमारा सोर्स सस्टेनेबल हो, ऐसा नहीं, हमारा फाइबर भी सस्टेनेबल हो। इस पूरे प्रोसीजर से आप फाइनली एक ऐसे एग्रीकल्चर वेस्ट से ये कपड़ा बना सकते हैं। किसी भी देश की असली विकास उस देश की शिक्षित और विकसित महिलाओं पर निर्भर करता है और ऐसे में कंधे से कंधा मिलाकर नए स्टार्टअप से ये बेटियां देश को ऊंचाइयों पर ले जाने में तत्पर हैं। गुजरात से जयसुख सियानी के साथ सुमन बोराना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं देश के विभिन्न शहरों में मौसम का क्या हाल है। तो इसी के साथ नया सवेरा के आज के अंक को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और जाते जाते क्या बिल्कुल लेकिन दर्शकों, आपको जाते जाते हम छोड़े चलते हैं स्पेन और जापान के मनमोहक दृश्यों के साथ, जहां वसंत ऋतु में फलों के पेड़ लग चुके हैं, जहां चेरी के मौसम में पूरी तरह से खिल चुके हैं। देखिए इस मौसम का लुत्फ लीजिए। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।
नया सवेरा के